CDP क्लास 20। सेशन पसंद आए, डिस्कशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना सब्सक्राइब बटन भी चेक कर सकते हैं जिंदा है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के इक्वलाइजेशन की, यानी कि शिक्षा के अवसर सबको समान मिल सकें, इस चीज में रुकावट कौन है, बैरियर्स कौन से हैं इन चार ऑप्शंस में से, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक स्टेटस, यानी शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर डिस्पैरिटीज यानी लैंगिक असमानताएं, कॉमन स्कूल सिस्टम जो स्कूल सिस्टम है सामान्य स्कूल प्रणाली सभी के लिए, या फिर डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी कि शिक्षण संस्थाओं के मानकों में अंतर। बताइए एक बार। बहुत अच्छी बात है, रांची स्ट्रोक ऐसा नाम है ये। बहुत बढ़िया लक्ष्मी राज जी, आप सभी का वेलकम है। आंसर कीजिए फटाफट से, लाइक शेयर करने के बाद आंसर कीजिए। ए और डी सही है, ए बी सी सही है, ए बी डी सही है, या ए बी सी डी चारों सही है। बेसिकली बैरियर पूछा है, रुकावट कौन सी है, सभी को समान एजुकेशन ना मिलने का कारण कौन सा है, ये पूछा है आपसे। बताइए एक बार रामकृष्ण जी। देखो, कॉमन स्कूल सिस्टम होना ये कोई रुकावट नहीं है, ये तो अच्छी बात है। हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम हो, हर तरह के बच्चे वहां पढ़ पाएं। लेकिन बाकी जितनी भी चीजें हैं, ये जो इकोनॉमिक स्टेटस है, जिसके पास पैसा है वो एकदम होटल्स जैसे स्कूल्स में पढ़ने को तैयार है, ज्यादा अच्छी एजुकेशन उसको मिल रही है, बाकी एनवायरमेंट ज्यादा जल्दी से मिल पाता है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, बराबरी का मौका थोड़ी मिल पा रहा है फिर सबको। जेंडर डिस्पैरिटीज, जब आपने पहले ही कह दिया कि महिलाएं कम हैं या पुरुष ज्यादा हैं, दैट मीन्स आपने पहले ही भेदभाव कर दिया, फिर बराबर कहां हो पाएंगे, वो कहां अपॉर्चुनिटी उनको बराबर मिल पाएगी, पहले ही हीन भावना आ गई। फिर है डिफरेंसेस इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी तो स्टैंडर्ड नहीं है ना। क्यों आप कल गवर्नमेंट जॉब में जाकर के भी, या जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं? रीजन क्या है? स्टैंडर्ड इस चीज का, एजुकेशन का, इंस्टीट्यूशंस का सेम नहीं है। दैट मीन्स ए, बी और डी तीनों चीजें एक बैरियर हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबके लिए समान नहीं हो पाती। कॉमन स्कूल सिस्टम इसका कोई बैरियर नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छी चीज है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा ठीक से। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। द मेन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ द टेक्स्ट बुक्स इज, पाठ्य पुस्तकों के पक्ष में मुख्य तर्क है। बताइए एक बार, पाठ्य पुस्तक का होना क्यों अच्छा है, इसके पक्ष में एक तर्क बताना है, एक ऑप्शन होगा कोई, ढूंढिए एक बार। नित्या बताइए एक बार। टेक्स्ट बुक्स आर इजीली अवेलेबल, जो पाठ्य पुस्तक हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। टेक्स्ट बुक्स हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर, बच्चे की जो शिक्षार्थी है उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने में सहायता करती हैं टेक्स्ट बुक्स। या फिर टेक्स्ट बुक्स असर्टेन अ मिनिमम ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट टू बी कवर्ड बाय द लर्नर्स, यानी पाठ्य पुस्तक जो है एक मिनिमम लेवल ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट को, हाँ अभी भी ले सकते हो लर्निंग ट्यूब, कवर करने की बात करती हैं। या फिर टेक्स्ट बुक्स कॉस्ट लेस, सस्ती होती हैं। तो किताबों का तो एक से एक महंगी किताबें आपको मिल जाएंगी जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन या और बाकी तरह की किताबें लेते हैं। तो जवाब दीजिए। तो ये तो कोई पॉइंट हुआ नहीं, इजीली अवेलेबल है मे बी, बट यही तो एक फेवर में नहीं हो सकता ना आर्ग्यूमेंट। टेक्स्ट बुक्स हेल्प इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स, सबके आंसर्स बी 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 आ रहे हैं, बी नहीं होगा। क्रिएटिविटी कैसे, मतलब बच्चा रंग भरता है या कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगता है किताब पढ़ के, बहुत ज्यादा सहायक नहीं है। मे बी थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए मेन सोर्स बुक नहीं है। ठीक है, और ए ऑप्शन जाएगा नहीं, क्योंकि कोई मेन तर्क नहीं है इसमें, लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है। चार ऑप्शंस में से एक ही बेस्ट होगा ना, तो बेस्ट क्या है? सी ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक्स असर्टेन अ मिनिमम ऑफ ऑथेंटिक कंटेंट टू बी कवर्ड बाय द लर्नर्स। एटलीस्ट ये एंश्योर करती हैं कि भैया ये जो इतना तो कंटेंट आपका मिनिमम ऑथेंटिक है जिसको आपको कवर करना ही है। इसके अलावा सप्लीमेंट्री में आप जो पढ़ना चाहें, कॉम्प्लीमेंट्री में जो पढ़ना चाहें, एक्स्ट्रा जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। ठीक है बात, तो इस केस में सी हो गया। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
डैश व्यूज चिल्ड्रन एज एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट्स हु कंस्ट्रक्ट देयर ओन थियरीज ऑफ द वर्ल्ड। भाई ये कौन व्यक्ति हैं जो बच्चों को क्या मानते हैं? एक्टिव बिल्डर्स मानते हैं, यानी कि ज्ञान के सक्रिय निर्माता मानते हैं, और नन्हे वैज्ञानिक मानते हैं, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट। तो पैवलव हैं, युंग हैं, प्याजे हैं, या स्किनर हैं? जवाब दीजिए, आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, सुरभि शुक्ला जी आंसर कर दीजिए। प्याजे हैं, सिंपल आंसर है, प्याजे हैं, जो कहते हैं इनसे पहले लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे कि बच्चा भी एक्टिव बिल्डर है। इन्होंने कहा बच्चा भी सोच सकता है, वो भी ज्ञान का सृजन कर सकता है, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है, सक्रिय रूप से ज्ञान के निर्माता हैं बच्चे भी, एक्टिव बिल्डर्स हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटे मोटे, कोई चीज दो उसको तोड़ के देखेगा, एक्टिविटी करके देखेगा, मतलब अपनी समझ का निर्माण करते हैं या विकसित करते हैं अपनी समझ को, ठीक है बात, और अपनी एक अलग कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? विकास के बारे में कौन सी एक बात जो है वो सही है, करेक्ट है? पहला ऑप्शन है सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। जो सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विकास में। या फिर डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, यानी कि एक आयामी है, एक ही दिशा में चलता है। या फिर डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, असतत है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। या फिर डेवलपमेंट बिगिंस एंड एंड्स एट बर्थ, जन्म के समय ही शुरू होकर के जन्म के समय ही खत्म हो गया, एकदम मूवीज के गानों के जैसा, तुम पे ही खत्म तुमसे ही शुरू, ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट तुम्हारे शुरू होने से शुरू है और तुम्हारे खत्म होने तक खत्म है ना? मतलब वूम टू टूम जाएगा, है ना, गर्भ से कब्र तक जाएगा। आकाश गौर नाम ले लिया आपका, जवाब दीजिए। जवाब 1 नंबर के लिए सवाल, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। जो सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष है, समाज और संस्कृति जो है आपके विकास में एक एक्टिव रोल प्ले करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। आप अपने समाज और अपनी संस्कृति से सीखते हैं, अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। कौन कहेंगे? वाइगॉस्की कहेंगे, और ये बात सच भी है। सिर्फ एक डायरेक्शन में ही नहीं होता, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, कितने सारे दायरे हैं, कितने सारे आयाम हैं विकास के, ठीक है? डिस्क्रीट नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस है, वूम टू टूम्ब जाएगा, ठीक है बात? तो ये भी बात खत्म हो गई, जन्म से भी पहले शुरू हो जाएगा, गर्भ से ही, कॉन्सेप्शन के टाइम से ही, और आपकी कब्र तक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार, वाई डू इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? मैं और आप अलग कैसे हैं? आप और आपकी बहन, आपकी मम्मी, या कोई भी दुनिया में कोई भी दो लोग अलग क्यों होते हैं? कोई भी दो लोग पूरे तरीके से सेम नहीं हो सकते, कुछ कॉमन चीजें हो सकती हैं बट सारी कॉमन नहीं हो सकती, डिट्टो कॉपी नहीं हो सकते, शायद दिखने में भी हो बट बाकी चीजों में नहीं होंगे, है ना? किसी का भी जेनेटिक मेकअप एग्जैक्टली सेम नहीं होता, हम सब यूनिक हैं अगर हम बात करें तो, बट हमें बेस्ट बनने का शौक है। बताइए एक बार, ड्यू टू दी इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारी जन्मजात विशेषताएं हमें मिली हैं उसके कारण, या फिर शिवांगी धन्यवाद, बी ऑप्शन है ड्यू टू दी इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में जो अंतःक्रिया है उसके कारण, या फिर बिकॉज ईच इंडिविजुअल, सुरेंद्र कुमार जी जवाब दीजिए, बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड अ डिफरेंट जीन सेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स। भाई जो जेनेटिक मटेरियल है सबका, डीएनए, आरएनए, वो सब डिफरेंट है। या फिर मिस्टी, बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरमेंट, या पर्यावरण के प्रभाव के कारण ऐसा है। माँ बाप सेम एनवायरमेंट देने की कोशिश करते हैं, दो बच्चों को सेम स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने साथ ही रखते हैं, सेम घर में रहते हैं, सेम रूम में भी रह सकते हैं, क्या वो वैसे ही होते हैं? नहीं होते। तो जेनेटिक मटेरियल का ही अंतर नहीं है, एनवायरमेंट का भी है। तो ना तो हम ये कह सकते हैं सिर्फ हेरिडिटी की वजह से या सिर्फ एनवायरमेंट की वजह से, दोनों ही रीजन है इसमें। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आए? ये हेरिडिटी और एनवायरमेंट से ही तो आए। मैं और आप या कोई भी एक व्यक्ति जो विकसित है या डेवलपमेंट अगर हुआ है, तो आप कुछ भी नहीं है अपनी हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरैक्शन या प्रोडक्ट के अलावा। कुछ भी सोच लीजिए आप, आपकी इंक्लिनेशन से लेकर के और आपके इंटरेस्ट से लेकर के दुनिया भर की चीजें हेरिडिटी और एनवायरमेंट का गुणनफल ही हैं, नथिंग एल्स, ठीक? तो ड्यू टू द इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसी के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, कोई भी दो लोग समान नहीं होंगे हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के कारण, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर? सही से मैच्ड पेयर, करेक्टली मैच्ड पेयर, ये मान लीजिए कॉलम ए है और दूसरा मान लीजिए कॉलम बी है, तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है? फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा इमिटेशन शुरू करता है, जी नहीं, सेंसरी मोटर में ही कर देता है, ये तो खत्म।
इन्फेंसी क्या है? अप्लाइज लॉजिक। वाह वाह, जन्म से 2 वर्ष में बच्चा लॉजिक अप्लाई करने लग जाएगा, मतलब बिल्कुल साइंटिस्ट ही पैदा हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लॉजिक अप्लाई होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में। फिर है आपका नेक्स्ट मिस्टी दास, देखिए एक बार, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट। ये तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आएगा 11 साल में, 2 से 6 में थोड़ी आ जाएगा। तो बचा क्या ऑप्शन? सिर्फ एक ही बचा, एलिमिनेट करके देख लिया हमने। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा, 7 से 11 वर्ष का बच्चा, जिसके अंदर लॉजिक, जिसके अंदर इंडक्टिव थॉट यानी कि आगमन तर्क आएगा सबसे पहले, कॉन्क्रीट चीजों को लेकर के उसके अंदर रीजनिंग आ जाएगी, और कंजर्वेशन यानी संरक्षण सीख जाएगा, और क्लासिफिकेशन यानी कैटेगरीज में विभाजित करना सीख जाएगा, वर्गीकरण सीख जाएगा। और अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन की, तो अब बर्फ पानी, पानी बर्फ बन सकता है। जो क्वांटिटी और क्वालिटी का एस्पेक्ट है, वॉल्यूम, जो आपका शेप और साइज के चेंज होने पे वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मास, नंबर, एरिया, इन सब का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। असेसमेंट क्या है? आकलन। बहुत ही फेवरेट आकलन, हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम का आकलन क्या है? व्हाट इज असेसमेंट? शुड एक्टिवली प्रमोट, यानी असेसमेंट शुड एक्टिवली प्रमोट कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अमॉन्ग चिल्ड्रन, यानी जो आकलन है उसको प्रतिस्पर्धा भावना, प्रतिस्पर्धी भावना को जागृत करना चाहिए बच्चों में। दौड़ दौड़ के उनको थका दो बिल्कुल, या फिर बिल्कुल कराई जाएगी सुनील, या फिर बी ऑप्शन, शुड जनरेट टेंशन एंड स्ट्रेस टू एंश्योर लर्निंग, या फिर सी ऑप्शन है इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग, और डी कहता है इज अ गुड स्ट्रेटेजी टू लेबल एंड कैटेगराइज चिल्ड्रन। देखो जहां पर भी लेबल आ जाए, लेबलिंग आपका काम नहीं होता, नेम कॉलिंग आपका काम नहीं होता, कंपटीशन आपका काम नहीं होता, ठीक है, इसलिए आप नहीं खड़े हैं वहां पर फैसिलिटेट करने के लिए। इंप्रूव करना बहुत अच्छी बात है। बी ऑप्शन देखते हैं, जनरेट टेंशन, टेंशन जनरेट करने के लिए, वैसे ही जीवन में कम नहीं है टेंशन, आप भी उसको सिखा दीजिए यही सब। इज अ वे टू इंप्रूव लर्निंग। असेसमेंट क्या है? आपको फीडबैक देता है ना, आपके इंप्रूवमेंट के लिए होता है कि आपको और कहाँ इंप्रूव करना है अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, बच्चे को कहाँ कमी है, गैप्स कहाँ है, उनको फिल कैसे करना है, रेमेडी कैसे देनी है। दैट मीन्स इंप्रूव यानी भाई असेस किया जाए। आप खुद को आकलन कर रहे हैं रोज शाम में यहां आकर के, इसलिए थोड़ी कि अगर आज 10 में से 10 नहीं आए तो मैं पड़ोसी के घर में रोना पीटना मचा दूंगा कि आपके बच्चे के तो 10 में से 10 आए हैं। नहीं, इसलिए कि इंप्रूव कर सकें लर्निंग को, पकड़ सकें अपनी कमियों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर। लर्निंग यानी कि अधिगम। लर्निंग यानी कि अधिगम, पहला ऑप्शन है हैज वेरी लिटिल कनेक्शन विद इमोशंस, संवेगों से बहुत छोटा मोटा कनेक्शन है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ लर्नर्स इमोशन, इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्फ्लुएंस्ड है यानी प्रभावित है एक व्यक्ति के इमोशंस से, या फिर इज नॉट अफेक्टेड बाय अ लर्नर्स इमोशन। नॉट अफेक्टेड मतलब फर्क नहीं पड़ता इमोशंस से, है ना। अगर हम इंसान हैं तो इमोशंस तो होंगे, नहीं तो रोबोट्स बन जाएंगे, है ना। तो वॉटसन भी कहते हैं फियर, एंगर, लव तो है ही, बाकी भी बहुत सारे इमोशंस हैं अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग। मेरे यहाँ लड़ाई हो गई, कैसे सौरभ, क्या हुआ, ऐसा क्या किया आपने, हैं? क्यों एनर्जी वेस्ट करते हो लड़के? बिल्कुल बिल्कुल उषा जी, शब्दों के साथ खेलना सीखना है क्वेश्चंस का। ये आज नहीं, आपको KVS, TEET+B, NVS, यूपीटेट, सुपरटेट हर जगह काम आएगा ये, क्योंकि पेडागोजी से आप बच नहीं सकते यदि आप टीचिंग एग्जाम्स में हैं तो, है ना। तो एक बार सॉल्व करना आ गया तो मजा आएगा फिर। देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इमोशंस का प्रभाव ना पड़े। जब हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इमोशंस इनबिल्ट हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो इमोशंस हमारी लर्निंग को प्रभावित ना करें। एक दिन आप खुश होके पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़िए, सोचिए कि हाँ अच्छे से समझना है चीजों को, मजा आ रहा है समझने में, और बिना किसी टेंशन या कम टेंशन के साथ पढ़िए। दूसरे दिन आप रो पीट के पढ़िए, परेशानी में रहिए, सीखने में प्रॉब्लम होगी। तो आपके जो इमोशंस हैं वो एटलीस्ट ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी को ही प्रभावित करते हैं, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो इमोशंस को सही तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, देवदास भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन। एक व्यक्ति है जो सामाजिक और सांवेगिक रूप से परिपक्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए। बिल्कुल सही बात कही स्वाति ने, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो, नाम पे बहुत ज्यादा क्या रखा है नाम में, शेक्सपियर ने कहा है। बताओ एक बार, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाती है। लाइक शेयर कर दीजिएगा।
अगर सेशन पसंद आए तो बताओ एक बार। सी ऑप्शन, ही इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस। ये तो एक इमोशनली और सोशली मैच्योर पर्सन की कहानी है ना, कि वो कंट्रोल कर सकता है अपने इमोशंस को, मैनेज कर सकता है जब मुश्किल समय आए तब, है ना, स्ट्रेस की सिचुएशन में। ही इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। लगभग बाकी लोगों से जनरली वो कंपैरेटिवली एंजाइटी से और कॉन्फ्लिक्ट से सबसे लड़ता हुआ नहीं घूमता दिखेगा आपको। इसने आज ये कह दिया, इसने वो कर दिया, इसको तो ऐसे कर देंगे और सब बेकार है दुनिया में, मैं ही बेस्ट हूं, ये सब नहीं करता हुआ दिखेगा। फिर है ही मेक्स कंफर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हिज प्राइमरी गोल। ये प्रॉब्लमेटिक है। ये व्यक्ति इमोशनली और सोशली मैच्योर नहीं हो सकता जो कंफर्मिटी मतलब मान लेना, समाज के द्वारा जो भी अपेक्षाएं हैं आपके आपसे, सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हीं को प्राइमरी गोल बना ले। हर चीज की एक कीमत है दुनिया में, है ना। आपको सपने भी फॉलो करने हैं और आपको सबका अच्छा भी बनना है और आपको सब कुछ करना है, तो एक हद तक तो पॉसिबल है। लेकिन अगर बिल्कुल ही अगेंस्ट हो सिचुएशन, तो फिर ये सोशल और इमोशनल मैच्योरिटी की विशेषता नहीं है कि आप बस कंफर्म करते रहें समाज की एक्सपेक्टेशंस या लोग क्या कहेंगे, लोग वाली जो सिचुएशन है उसको प्राइमरी गोल बना लें कि बस मुझे लोगों का अच्छा बनना है, चाहे मेरी बैंड बच जाए, है ना। तो फिर ना कभी कोई गांधी बनेंगे, ना कभी कोई भगत सिंह बनेंगे, ना कोई और बनेगा, फिर सब ऐसे ही चलते रहेंगे फिर तो। ठीक, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि यही गलत है। He has a sense of humor and positive outlook on life। देखो ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर बात की जाए इमोशनली और सोशली मैच्योर पर्सन की, कि आपको ये तीनों चीजें आती हों। इन तीनों क्वालिटीज को जरूर समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो एंजाइटी और कॉन्फ्लिक्ट से कंपैरेटिवली फ्री होगा, सुलझा हुआ होगा कंपैरेटिवली, इमोशनल स्ट्रेस को फेस करने की क्षमता होगी, कंट्रोल कर पाएगा खुद को ऐसी सिचुएशंस में, और ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं बिल्कुल ऐसे कायल हूं सेंस ऑफ ह्यूमर की, मैं आपको बोलती भी हूँ हर सिचुएशन में ह्यूमर होता है अगर आप ढूंढ पाए तो, है ना। तो उस केस में ह्यूमर क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी काम करता है अगर आप सिगमंड फ्राइड को पढ़ते हैं तो। वैसे ये बेसिकली किसी और ने दिया था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, तो आई थिंक कभी हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म तब डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमर इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव आउटलुक लाइफ के प्रति इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सब बेकार है, जिंदगी बेकार है, दुनिया बेकार है, क्या करोगे अगर बेकार है, तो कुछ कर सकते हो या फिर रोते रहोगे, है ना। तो ये इमोशनली और सोशली मैच्योर लोगों के कर्तव्य हैं। आगे बढ़ते हैं। वाइल टीचिंग एज पर अ लेसन प्लान जनरली टीचर्स गिव लीस्ट वेटेज टू। भाई जब आप एक पाठ योजना के अनुसार पढ़ा रहे होते हैं, जो एलपीज होते हैं, आपके लेसन प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जाकर के कक्षा में पढ़ाते हैं, जैसे ये पीपीटी मेरे लिए लेसन प्लान का हिस्सा हुई, ठीक है बात। लेसन प्लान की अगर हम बात करें तो टीचर्स किस चीज को कम वेटेज देते हैं, लीस्ट लिखा हुआ है, कम वेटेज। टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान का परीक्षण, मोटिवेटरी क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन, या फिर ब्लैक बोर्ड राइटिंग। जवाब दीजिए, जवाब जनता जवाब चाहती है, दीजिए जरा। शालू सही बात है, संस्कारी बालक बहुत ही अच्छी बात करते हैं, कह रहे हैं लाइक करो। देखो एक बार आंसर क्या होगा इसका, ये बताओ। बी ऑप्शन होगा इसका। ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे सब जोर देते हैं यार, ये तो कॉलम होता है आपके लेसन प्लानिंग में। प्रेजेंटेशन का भी एक कॉलम होता है, लेसन प्लान आपने बनाए होंगे पूरे, कितने सारे बॉक्सेस होते हैं उसमें। प्रीवियस नॉलेज के लिए आप क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करने के लिए, बट मोटिवेटरी क्वेश्चंस पर लीस्ट इंपॉर्टेंस है, यानी कि आप बच्चे को प्रेरणादायक कुछ पूछ सकें, उससे उसका इंटरेस्ट ज्यादा जागृत कर सकें। ऐसे क्वेश्चंस पर हम फोकस नहीं करते जनरली, बस हम अपना पर्पस देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसको कैसे जगाना है, ठीक है बात।